नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। शहर के बीचों बीच खड़ा था एक शानदार 3 मंजिला मकान, जिसे सब शर्मा निवास के नाम से जानते थे। दूर से देखने पर यह घर किसी हवेली से कम नहीं लगता था। हल्के पीले रंग से रंगी दीवारें, सामने की क्यारियों में खिले गेंदा और गुलाब के फूल, बरामदे में रखी लोहे की झूला कुर्सी और कोने में सजा तुलसी का चौरा, यह सब इसे परंपरागत भारतीय घर की पहचान देता था। देखने वालों को लगता कि इस घर में सुख शांति और प्यार का बसेरा होगा। लेकिन सच तो यह था कि इस खूबसूरत दिखने वाले घर के अंदर रिश्तों की तस्वीरें अब उतनी सुंदर नहीं थी। इस घर में कुल 5 लोग रहते थे। सबसे बड़ी थी उर्मिला देवी, घर की मालकिन और इस घर की सास। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसीलिए वह अकेले ही पूरे घर को चलाती थी। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन घर पर उनकी पकड़ अब भी मजबूत थी। उनके लिए बेटा सबसे प्यारा था और बहू को हमेशा काम करने वाली के नजरे से ही देखती थी। कारण उर्मिला देवी का इकलौता बेटा था। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। सुबह 8 बजे निकल जाता और शाम को 7-8 बजे घर लौटता। ऑफिस का तनाव और थकान वह हर दिन चेहरे पर लिए घर आता। लेकिन घर आने के बाद उसकी माँ हमेशा उसे दुलारते हुए कहती, मेरा बेटा बेचारा कितनी मेहनत करता है। करण भी माँ के शब्दों से संतुष्ट होकर चुप हो जाता। अब आती है इस घर की बहू साक्षी, पढ़ाई में तेज, समझदार और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की। शादी से पहले वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और शादी के बाद भी उसने नौकरी जारी रखी। सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चे को तैयार करना, पति का टिफिन पैक करना, खुद ऑफिस के लिए निकलना और शाम को लौटकर फिर से वही रसोई और घर की जिम्मेदारियां। दिन का हर घंटा उसकी भाग दौड़ में बीतता था। साक्षी और करण का एक बेटा था आरव, जो चौथी क्लास में पढ़ता था। मासूम, चंचल और पढ़ाई में भी अच्छा, लेकिन उसे ज़्यादा वक्त अपनी माँ से ही मिलता, क्योंकि पापा अक्सर ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे। घर में एक और सदस्य थी, करण की छोटी बहन, यानी साक्षी की ननंद नेहा। नेहा कॉलेज में पढ़ रही थी और ज़्यादातर समय मोबाइल या दोस्तों में मस्त रहती थी। उसे घर के कामों से कोई लेना देना नहीं था। जब भी नौकरानी छुट्टी लेती, नेहा तुरंत कह देती, भाभी तो है ही, भाभी कर देगी। इस घर में एक नौकरानी भी आती थी, लेकिन वह अक्सर छुट्टी मार जाती। और जब भी ऐसा होता, उर्मिला देवी बिना सोचे कह देती, साक्षी है ना, सब संभाल लेगी। दिनचर्या ऐसी थी कि सुबह से लेकर रात तक साक्षी का एक पल भी उसका अपना नहीं होता। वह ऑफिस में काम करती तो वहाँ भी फ़ोन आ जाता, नमक कम डाला है, साबुन खत्म हो गया, आते सब मैं धनिया ले आना। और घर में आती तो ऑफिस का काम करने का मौका ही नहीं मिलता। सास को हमेशा बेटे की थकान दिखती, लेकिन बहू का दर्द कभी दिखाई नहीं दिया। जब करण ऑफिस से थका हारा घर आता, माँ तुरंत कहती, अरे बेटा बैठ जा, आज तो तू बहुत थका होगा। साक्षी जल्दी से चाय बना। और वही साक्षी जो अभी अभी अपनी जॉब से लौटी थी, वही चाय बनाने उठ जाती। कभी किसी ने नहीं कहा कि बहू भी तो दिन भर काम करके आई है, कोई उसके लिए भी चाय बना दे। धीरे धीरे साक्षी के भीतर यह दर्द जमा होने लगा। एक तरफ ऑफिस का तनाव, दूसरी तरफ घर का बोझ और ऊपर से ताने। बहुएं तो घर के लिए ही होती है, काम करना ही उनका धर्म है। सुबह का समय था, घड़ी में 5 बजाए ही थे कि साक्षी उठ गई। आंखें भारी थी, नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसे बिस्तर से खींच कर उठा लाया। सबसे पहले वह रसोई में गई, गैस जलाई और चाय का पानी चढ़ा दिया। फिर आटे की परात में हाथ डाले, टिफिन में के लिए परांठों की तैयारी शुरू की। थोड़ी देर बाद उर्मिला देवी आंगन में तुलसी को जल चढ़ाने आई और बोली, बहू जल्दी करना, मेरा बेटा 7 बजे निकलता है, उसे देर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए नाश्ता और टिफिन सब तैयार रहना चाहिए। साक्षी ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, मेरे लिए कभी किसी ने यह नहीं कहा कि आराम से कर लो, थकान होगी। हमेशा बस बेटा बेटा। करण तैयार होकर नीचे आया तो मेज पर नाश्ता और टिफिन रखे थे।
उसने जल्दी जल्दी खाया और बोला, साक्षी, देखना आज शाम तक बिजली का बिल भर देना। साक्षी ने हाँ में सिर हिलाया। उसे याद आया कि आज में उसकी प्रेजेंटेशन भी थी, लेकिन घर के कामों की लिस्ट पहले से लंबी थी। इसी बीच नेहा कमरे से निकलते हुए बोली, भाभी, नौकरानी ने मैसेज किया है कि वो आज नहीं आएगी। प्लीज़ बुरा मत मानना, आप तो सब कर ही लेती हो। यह सुनकर साक्षी के चेहरे पर हल्की थकान और गहरी हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। सुबह के सारे काम निपटा कर जब वह मेट्रो पकड़ने निकली तो हाथ में लैपटॉप, बैग, दूसरी ओर सब्जियों की थैली और बच्चे का प्रोजेक्ट फाइल थी। मेट्रो में भी वह लैपटॉप खोलकर मेल टाइप कर रही थी। ऑफिस पहुंची तो लगातार मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और काम का दबाव, पर बीच बीच में मोबाइल बजता, साक्षी, दूध खत्म हो गया है, बहू आते समय मेरी दवा ले आना, मम्मा मेरी पेंसिल खो गई है, नई ला दो। उसका मन करता फ़ोन स्विच ऑफ कर दे, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उसे ऐसा करने नहीं देती। शाम को जब वह घर लौटी तो कंधे भारी थे, सिर में दर्द था। उसने चाहा कि बस 10 मिनट के लिए बैठ जाए, लेकिन तभी उर्मिला देवी की आवाज़ आई, साक्षी, जल्दी से चाय बना, मेरा बेटा थका हुआ आया है। साक्षी ने थके पैरों से फिर रसोई की ओर रुख किया। ट्रे सजाई और करण के सामने रख दी। करण माँ की ओर देखकर मुस्कुराया। माँ, सच कह रही थी आप, आज ऑफिस में बहुत लोड था। माँ ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, भगवान जैसी औरत हर घर को दे, घर ऑफिस सब संभाल लेती है। लेकिन यह सुनकर साक्षी के दिल में टीस उठी। भगवान ने दिया तो है, लेकिन कोई पूछेगा भी तो कि बहू की सांसें भी थक जाती है। रात को जब सब खाना खाकर टीवी देख रहे थे, साक्षी बर्तन धो रही थी। आरव आया और बोला, मम्मा, मेरा होमवर्क भी पूरा करवाना है। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, यह बर्तन खत्म कर लूँ, फिर साथ बैठकर है। लेकिन तभी उर्मिला देवी बोली, अरे आरव, मम्मा को परेशान मत कर, वैसे भी इसे ऑफिस का भी काम करना होगा। बात तो सही थी, लेकिन असलियत यह थी कि ऑफिस का काम तो वह रात में सबके सो जाने के बाद ही कर पाती थी। उस रात भी जब घड़ी ने 11 बजाए, सब गहरी नींद में थे, लेकिन साक्षी लैपटॉप पर रिपोर्ट बना रही थी। आंखें लाल हो चुकी थी, सिर झुक रहा था, पर डेडलाइन पूरी करनी थी। वो धीरे धीरे टूट रही थी। उसे लगता था जैसे पूरा घर उसी पर टिका हो, और उसकी थकान, उसके सपने, उसकी खुशियाँ किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। सुबह का वक्त था, घर में हलचल थी। आरव स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। करण जल्दी जल्दी शर्ट पहन रहा था, और उर्मिला देवी बार बार कह रही थी, बहू, देखना करण का टिफिन समय पर पैक हो जाए, ऑफिस में देर न हो। साक्षी भागते दौड़ते सब संभाल रही थी। एक और गैस पर पराठा सेक रही थी, दूसरी ओर बेटे का दूध गर्म कर रही थी, और बीच बीच में करण की शर्ट पर प्रेस भी चला रही थी। नेहा उसी समय कमरे से निकली और आलस्य से बोली, भाभी, आज मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, प्लीज़ पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ाम कर लेना। और हाँ, घर साफ भी होना चाहिए, उन्हें गंदगी पसंद नहीं। साक्षी ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, गंदगी मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन क्या यह घर सिर्फ मेरा है? नेहा को क्यों लगता है कि सबका काम मैं ही करूँगी? लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। ऑफिस पहुँचने से पहले ही वह थक चुकी थी, पर फिर भी पूरे दिन काम करती रही। मीटिंग में प्रेजेंटेशन दिया, रिपोर्ट समय पर भेजी, और क्लाइंट की तारीफ भी मिली, पर उस तारीफ का स्वाद उसे घर लौटते ही कड़वा लग गया। दरवाज़ा खोलते ही उर्मिला देवी की आवाज़ आई, बहू, जल्दी से रसोई में जा, करण अभी अभी आया है, उसके लिए चाय बना, बेचारा थका हुआ आया है। साक्षी के पैरों में सचमुच जान नहीं थी। उसने चाहा कि कह दे, माँ जी, मैं भी तो थक गई हूँ, कोई मेरे लिए भी एक कप चाय बना देता, पर उसने चुपचाप चाय बनाई और ट्रे करण के सामने रख दी। करण ने चाय पीते पीते कहा, आज ऑफिस में बहुत टेंशन था, सच कहूँ तो मैं टूट गया हूँ।
अच्छा है माँ मेरे साथ है, वरना पता नहीं कैसे संभलता। उर्मिला देवी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, बेटियां तो पराई हो जाती है, लेकिन माँ हमेशा साथ रहती है। बहू तो वैसे भी घर के लिए ही होती है। और यह सुनकर साक्षी का दिल भर आया। आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें किसी तरह रोक लिया। रात को बर्तन धोते समय उसके हाथ कांप रहे थे। घड़ी में 10 बजे, सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। साक्षी अकेली रसोई में खड़ी थी। उसने खुद से कहा, क्या मैं सिर्फ मशीन हूँ? सुबह से रात तक एक पल भी मेरे लिए नहीं। सबको मेरा काम चाहिए, लेकिन मेरे मन की किसी को परवाह नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खुद को खो दूंगी। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी तो देर तक सो नहीं सकी। एक एक पल उसके सामने घूमता रहा। करण की बेपरवाही, माँ की अपेक्षा, नेहा की लापरवाही और उसका अपना टूटता शरीर। तभी मन में एक विचार कौंधा, क्या होगा अगर मैं नौकरी छोड़ दूं? तब सबको पता चलेगा कि मेरी कमाई ही नहीं, मेरी मेहनत पर भी घर चलता है। शायद तभी सबको एहसास होगा कि बहू भी इंसान है, रोबोट नहीं। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने ठान लिया कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हुआ। अब कोई बड़ा फैसला लेना ही होगा। उस दिन सुबह से ही साक्षी का मन बहुत भारी था। पिछली रात उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह अपनी नौकरी छोड़ देगी, लेकिन वह जानती थी कि यह फैसला सुनकर घर में हलचल मच जाएगी। सुबह हमेशा की तरह वही भागदौड़ थी। 5 बजे उठकर साक्षी ने नाश्ता बनाया, टिफिन पैक किया, बच्चे को तैयार किया, पति की शर्ट प्रेस की, माँ जी की दवा समय पर दी और 9 बजे तक खुद भी ऑफिस जाने की तैयारी कर ली। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता साफ झलक रही थी। ऑफिस पहुंची तो वहां भी काम का ढेर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका मन बार बार यही कह रहा था कि आज उसे अपने लिए खड़ा होना ही होगा। उसने धीरे धीरे इस्तीफे की चिट्ठी टाइप करनी शुरू की। हर शब्द लिखते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल और मजबूत होता जा रहा था। उसने लिखा, मैं अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय ले रही हूँ। आशा है कंपनी मेरी परिस्थितियाँ समझेगी। ईमेल का सेट बटन दबाते ही उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। शाम को जब वह घर लौटी तब सब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा था। खाना बनाने और बच्चों का काम निपटाने के बाद उसने तय किया कि अब सबके सामने सच बता ही दिया जाए। रात का खाना सब साथ खा रहे थे। टीवी पर सीरियल चल रहा था। तभी साक्षी ने अपनी आवाज़ धीमी लेकिन सख्त रखते हुए कहा, माँ जी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। कमरे में जैसे बम फट गया। करण ने चौंक कर कहा, क्या तुमने बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया? उर्मिला देवी की आंखें फैल गई। क्या कहा बहू? नौकरी छोड़ दी? तुम्हें होश भी है कि घर कैसे चलता है? स्कूल की फीस, घर की ईएमआई, मेरी दवाइयाँ, यह सब कहाँ से आएगा अब? नेहा ने मुंह बिचकाते हुए कहा, भाभी यह तो बहुत ही सेल्फिश डिसीजन है। थोड़ा काम बढ़ा तो भाग खड़ी हुई। साक्षी ने गहरी सांस ली और पहली बार सबकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हाँ माँ जी, मैंने नौकरी छोड़ी है, क्योंकि यह नौकरी और यह घर दोनों साथ साथ निभाना अब मेरे बस की बात नहीं रही। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक मैं ही मशीन बनी रहती हूँ। ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चा, पति, आप सबकी सेवा, सब मेरी ही जिम्मेदारी है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि बहू भी इंसान है, वह भी थकती है? मेरे लिए कभी किसी ने एक कप चाय तक नहीं बनाई। जब करण ऑफिस से आते हैं तो आप कहती हैं, मेरा बेटा बेचारा थक गया होगा। लेकिन जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो कोई क्यों नहीं कहता मेरी बहू भी थक गई होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। उर्मिला देवी पहली बार चुप थी। करण ने गुस्से में कहा, लेकिन तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अब घर के खर्चे का क्या होगा? साक्षी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जब मैं नौकरी और घर दोनों चला रही थी तब क्या सिर्फ खर्चा उठाना ही मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी थी? क्या घर के काम बांटना तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी? मैं भी इंसान हूँ करण, मेरे पास भी सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर मैं सब कुछ अकेले करती रहूँगी तो एक दिन टूट जाऊँगी, और अगर पैसे ही सब कुछ है तो फिर मेरी सेहत, मेरे सपने और मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं। यह सुनकर करण चुप हो गया। उर्मिला देवी भी सोच में पड़ गई।
और नेहा पहली बार खामोश हो गई। साक्षी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अब मैं घर में रहूंगी, सबका ख्याल रखूंगी और घर के सारे काम समय पर होंगे। किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन काम बांटे जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगी और करण को घर के खर्च की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर मैं घर में हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गुलाम हूँ। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ और हिस्सेदारी बराबर की होगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर पत्थर जैसा मजबूत था। अगले ही दिन घर का माहौल बदल गया। सुबह जब अलार्म बजे बिना ही साक्षी उठी तो उसके दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। रोज इस समय वह लैपटॉप, बैग, लंच बॉक्स और अपनी फाइलें संभाल रही होती थी, लेकिन आज उसके पास ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने धीरे धीरे नाश्ता बनाया, बच्चे को तैयार किया और पति का टिफिन पैक किया। करण जाते जाते दरवाजे पर ठिठका और बोला, साक्षी, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सचमुच नौकरी छोड़ दी। देखो, खर्चों का क्या होगा यह सोचना पड़ेगा। साक्षी ने शांत स्वर में कहा, खर्चा चलेगा करण, वैसे भी ईएमआई और स्कूल फीस तुम ही देते थे। मैं तो दोनों जगह पीस रही थी। अब कम से कम मैं अपना मन और शरीर बचा सकूंगी। करण चुप रहा, उसके पास जवाब नहीं था। घर में उर्मिला देवी का चेहरा सुबह से ही बिगड़ा हुआ था। नौकरानी ने फिर से छुट्टी कर ली थी और अब पूरा काम साक्षी के हिस्से में आ गया। उर्मिला देवी ने ताना मारा, देखा बहू, जब नौकरी थी तब भी काम करती थी और अब नौकरी छोड़ दी तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। घर चलाना इतना आसान नहीं है। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, घर चलाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अकेले सब कुछ उठाना। जब मैं घर में हूँ तो सबका काम बराबर बांटेंगे। यह सुनकर उर्मिला देवी भड़क उठी, क्या मतलब? घर के काम अब बेटा और बेटी करेंगे? बहू तो घर के लिए ही आती है। साक्षी ने सीधी आवाज में कहा, नहीं माँ जी, बहू गुलाम बनने नहीं आती, बहू भी इंसान होती है। अगर सब मिलकर काम करेंगे तो घर और भी अच्छा चलेगा। दिन भर साक्षी ने घर का काम किया, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि अब वह अकेले सब कुछ नहीं करेगी। आरव जब स्कूल से लौटा तो उसने कहा, मम्मा, मैं आज बर्तन धोने में मदद करूंगा। साक्षी ने बेटे का सिर सहलाया और कहा, बस यही सिखाना है बेटा, घर सबका होता है और काम भी सबका। शाम को जब करण ऑफिस से लौटा तो उसके लिए हमेशा की तरह चाय तैयार नहीं थी। उसने कहा, साक्षी, चाय नहीं बनाई क्या? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम बनाओगे। देखो, गैस पर पानी रखा है, पत्ती और दूध वही है। मैं दिन भर घर का काम कर चुकी हूँ और थोड़ा तुम्हें भी सीखना चाहिए। करण पहले तो चौंका, लेकिन माँ के सामने कुछ कह न सका। धीरे धीरे उसने चाय बनाई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं है। उर्मिला देवी ने देखा तो बोली, मेरे बेटे से चाय बनवा रही है? साक्षी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ माँ जी, यही बराबरी है। अगर मैं भी नौकरी के बाद घर का काम कर सकती हूँ तो करण भी ऑफिस के बाद एक कप चाय बना सकता है। इसमें उसकी इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि परिवार के लिए उसका योगदान बढ़ेगा। नेहा, जो अब तक हंसती थी, आज चुप थी। उसे भी समझ आने लगा था कि भाभी के बिना यह घर सच में अधूरा पड़ जाएगा। रात को जब सब खाने की मेज पर बैठे तो साक्षी ने नियम बनाए। उसने कहा, अब से बर्तन हर हफ्ते बारी बारी से साफ होंगे, सफाई का काम भी बांटा जाएगा। कारण महीने में 2 बार मार्केट का सामान लाएंगे। नेहा अपने कपड़े खुद संभालेगी। माँ जी, आप सिर्फ देखभाल कीजिए, बाकी सब हम मिलकर करेंगे। पहले तो सबको अजीब लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे सब मानने लगे। नौकरी छोड़ने के कुछ दिनों बाद घर का माहौल बदलने लगा। शुरू शुरू में सबको बहुत अजीब लगा कि बहू ने नियम बना दिए हैं और अब काम सबको बांटना होगा। लेकिन धीरे धीरे सब इस नई व्यवस्था के आदी होने लगे। करण को पहली बार एहसास हुआ कि रसोई में सिर्फ चाय बनानी ही कितना झंझट भरा काम है। एक दिन जब उसने गैस पर दूध रखा और मोबाइल देखते देखते दूध उबलकर गिर गया तो उसे खुद ही हंसी भी आई और साक्षी के लिए मन में आदर भी जागा। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो सिर्फ 10 मिनट में ही परेशान हो गया और साक्षी यह सब रोज करती थी, ऊपर से ऑफिस भी।
नेहा भी अब धीरे धीरे बदल रही थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने गर्व से कहा, मेरी भाभी बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने सबको दिखा दिया कि बहू सिर्फ नौकरानी नहीं होती बल्कि परिवार की रीढ़ होती है। दोस्तों के सामने पहली बार उसने भाभी की तारीफ की और अंदर से उसे भी अच्छा लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उर्मिला देवी ने के मन में आ रहा था। एक दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर तेज हो गया और चक्कर आने लगे। उसी समय करण ऑफिस में था और नेहा कॉलेज चली गई थी। साक्षी ने बिना घबराए तुरंत माँ जी को संभाला, दवा दी, डॉक्टर को फ़ोन किया और सारी रिपोर्टें निकाली। उस दिन उर्मिला देवी को पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वह सिर्फ काम वाली समझती थी वही इस घर की असली ताकत है। माँ जी ने आंसू आंसू भरी आंखों से कहा, बहू, तुझे हमेशा ताने देती रही, तेरे काम की कभी कद्र नहीं की। तू सच कहती थी, मैंने तुझे कभी इंसान समझा ही नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ माना। आज समझ आ रहा है कि तू ना होती तो मेरा क्या होता। साक्षी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मुझे बहू नहीं बेटी समझे। काम बांटने से घर छोटा नहीं होता बल्कि प्यार बढ़ता है। घर में जैसे नई रोशनी आ गई। करण भी अब कोशिश करता कि शाम को आकर बच्चे के साथ समय बिताए, कभी कभी खुद से चाय बना ले और साक्षी को आराम करने दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली मोड़ तो तब आया जब करण की कंपनी से एक ऑफर आया। उसे 6 महीने के लिए विदेश जाना था। साथ में जाना हो तो साक्षी भी जा सकती थी। अब सवाल खड़ा हुआ, क्या साक्षी फिर से नौकरी शुरू करेगी और करण के साथ विदेश जाएगी या घर में रहकर सबको संभालेगी? उर्मिला देवी ने कहा, बहू, अगर तू चाहती है तो फिर से नौकरी कर सकती है। अब की बार हम सब तेरा साथ देंगे। साक्षी चौंक गई। वही सास जो कल तक उसे ताने देती थी आज उसके सपनों को पूरा करने की बात कर रही थी। लेकिन अब साक्षी के सामने एक और दुविधा थी, बेटे आरव की पढ़ाई और उसकी परवरिश। क्या वह विदेश जाने का फैसला करेगी? क्या फिर से नौकरी संभाल पाएगी? या उसने जो आत्मसम्मान पाया है वह कहीं खो जाएगा? कंपनी से करण को जो ऑफर मिला था उसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। 6 महीने के लिए विदेश जाना कोई छोटा मौका नहीं था। पैकेज अच्छा था, कंपनी सभी खर्चे उठा रही थी और अगर प्रोजेक्ट सफल होता तो करण की प्रमोशन पक्की थी। शाम को सब खाने की मेज़ पर बैठे थे। करण ने बड़ी उत्सुकता से कहा, माँ, मुझे मौका मिला है। 6 महीने के लिए लंदन जाना होगा। अगर साक्षी चाहे तो वह भी मेरे साथ चल सकती है। वहाँ उसे भी नौकरी मिल सकती है क्योंकि उसकी प्रोफाइल वहाँ डिमांड में है। यह सुनकर उर्मिला देवी ने पल भर के लिए चुप्पी साध ली। फिर बोली, देख बेटा, तू जा सकता है, लेकिन बहू वो चाहे तो जाए। अब की बार मैं उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। अगर वह अपना करियर फिर से बनाना चाहती है तो उसे पूरा हक है। यह सुनते ही सब चौंक गए। वही उर्मिला देवी जो कल तक बहू से कहती थी कि घर बहू का धर्म है, आज वही कह रही थी कि बहू चाहे तो नौकरी कर सकती है। साक्षी की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, आपके मुंह से यह सब सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पर असली मुश्किल अभी बाकी है। आरव की पढ़ाई का सवाल था। अगर साक्षी विदेश जाती तो उसे या तो बेटे को साथ लेकर जाना होगा या उसे दादी के पास छोड़ना होगा। आरव मासूमियत से बोला, मम्मा, अगर आप लंदन जाओगी तो मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे अकेला मत छोड़ना। साक्षी ने बेटे को सीने से लगा लिया। वह जानती थी कि उसका बेटा उससे अलग रह नहीं सकता। करण बोला, देखो साक्षी, अगर तुम भी चलो
तो वहाँ तुम्हें नए मौके मिलेंगे। पर सोच लो, यहाँ घर की जिम्मेदारी भी है। माँ और नेहा को अकेले छोड़ना ठीक होगा या नहीं? अब घर में चर्चा शुरू हो गई। नेहा बोली, भाभी आप चिंता मत करो, इस बार मैं घर संभाल लूंगी। मुझे भी अब समझ आ गया है कि सिर्फ ताने देना आसान है पर काम करना मुश्किल। आप बस अपने सपने पूरे कीजिए। साक्षी ने पहली बार अपनी ननद की आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन उर्मिला देवी अभी भी उलझन में थी। उन्होंने कहा, बहू मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर तुझ पर मेरा भरोसा है कि तू जो भी फैसला लेगी सोच समझ कर लेगी। रात को बिस्तर पर लेटी साक्षी सोच में डूबी थी। एक और उसका करियर था जो उसे फिर से पहचान और सम्मान दिला सकता था, दूसरी ओर उसका घर और उसका बेटा था। वह जानती थी विदेश जाने पर सब बदल जाएगा, पर अगर न गई तो शायद यह सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या करूं? क्या मैं खुद के सपनों को चुनूं या फिर परिवार का बोझ फिर से सिर पर उठा लूं? क्या इस बार सब सच में मेरा साथ देंगे या फिर वही कहानी दोहराई जाएगी? उसकी आंखें छत पर टिकी रही, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। सुबह का वक्त था। घर के आंगन में हल्की धूप पड़ रही थी। तुलसी चौरे पर दिया जल रहा था, लेकिन घर के भीतर सबकी नजरें साक्षी पर थी। सब जानना चाहते थे कि वह विदेश जाने का फैसला करेगी या नहीं। नाश्ते की मेज पर बैठते ही करण ने कहा, साक्षी अब देर मत करो, कंपनी को जवाब देना है। अगर हमें साथ जाना है तो टिकट, पासवर्ड और सारी तैयारी करनी होगी। नेहा बोली, भाभी आप चिंता मत करना, आप दोनों चले जाओ, मैं और माँ घर संभाल लेंगे। उर्मिला देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बहू तू जो भी कर, लेकिन आरव को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बच्चे का भविष्य सबसे जरूरी है। साक्षी ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उसने साफ आवाज में कहा, माँ जी, करण मैंने बहुत सोच लिया है, मैं विदेश नहीं जाऊंगी। यह सुनकर सब चौंक गए। करण ने हैरानी से कहा, क्या? क्यों? तुम्हें तो हमेशा से बड़े मौके चाहिए थे। अब जब तुम्हारे सामने रास्ता खुला है तो तुम पीछे क्यों हट रही हो? साक्षी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि यह मौका सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें आरव की पढ़ाई बीच में छूट जाएगी। उसे नए माहौल में ढालने में वक्त लगेगा और मैं चाहती हूँ कि उसकी नींव यहाँ मजबूत बने। दूसरा, माँ जी की तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रही, उन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकती। नेहा ने बीच में कहा, लेकिन भाभी आप तो हमेशा कहती थी कि औरत को अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। साक्षी मुस्कुराई और बोली, हाँ नेहा, औरत को अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन औरत का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? अपने परिवार को संतुलित रखना। अगर मैं जाऊंगी तो मेरा करियर जरूर चमकेगा, लेकिन घर बिखर जाएगा, और अगर मैं यहीं रहकर सब संभालूंगी तो मेरे सपने थोड़ी देर से सही लेकिन पूरे होंगे, क्योंकि इस बार मैं किसी बोझ तले नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ जी रही हूँ। उर्मिला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने बहू का हाथ पकड़ते हुए कहा, बहू आज तूने मुझे सिखा दिया कि त्याग और आत्मसम्मान में कितना फर्क होता है। तूने त्याग नहीं किया बल्कि सही रास्ता चुना है। मुझे अब तुझ पर गर्व है। करण कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साक्षी मैं मानता हूँ कि अब तक मैंने कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझा, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि तुम ही इस घर की असली ताकत हो। अगर तुम चाहो तो यहीं रहकर भी अपना काम कर सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि इस बार तुम्हें
पूरा साथ दूंगा। साक्षी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत के थे। उसने महसूस किया कि अब उसका परिवार सच में उसके साथ है। करण ने आखिरकार तय कर लिया कि वह कंपनी का ऑफर स्वीकार करेगा और 6 महीने के लिए लंदन जाएगा। उसने साफ कहा, साक्षी, मैं जानता हूँ कि तुम इस बार मेरे साथ नहीं आ रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ संभालोगी। मैं यहाँ से हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। करण के जाने के बाद घर में जैसे सन्नाटा सा छा गया। पहले तो सबको लगा कि घर संभलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। उर्मिला देवी पहले की तरह हुक्म देने की बजाय खुद काम बांटने लगी। एक दिन उन्होंने नेहा से कहा, बेटी, कपड़े धूप में डाल दे, भाभी पर पहले ही बहुत काम है। यह सुनकर साक्षी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। साक्षी ने अब अपने लिए भी कुछ करने का ठान लिया। उसने सोचा, नौकरी छोड़ दी है तो क्या हुआ, मैं घर पर रहकर भी अपने सपनों को आगे बढ़ा सकती हूँ। उसने अपने पुराने स्किल्स को फिर से तराशना शुरू किया। सुबह घर के काम निपटाने के बाद वह ऑनलाइन कोर्स करने लगी। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दिए। शाम को जब आरव स्कूल से आता तो वह पहले उसे समय देती, होमवर्क कराती, उसके साथ खेलती, फिर रात को अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करती। अब उसकी ज़िंदगी पहले जैसी थकान भरी नहीं थी बल्कि संतुलित थी। एक दिन अचानक करण का फ़ोन आया। उसने कहा, साक्षी, तुम यकीन नहीं करोगी, हमारी कंपनी ने तुम्हारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना है। मैं यहाँ तुम्हारा नाम सुझा रहा हूँ। अगर सब ठीक रहा तो तुम्हें भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल सकते हैं। साक्षी की आंखें चमक उठी। उसने महसूस किया कि वह घर से निकले बिना भी अपने सपनों को पंख दे सकती है। उर्मिला देवी अब सच में बदल चुकी थी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत अन्याय किया। आज समझ आ रहा है कि बहू अगर मजबूत हो तो पूरा घर मजबूत होता है। नेहा ने भी झेंपते हुए कहा, भाभी, आप सच में मेरी प्रेरणा है। अब मुझे भी पढ़ाई के साथ कुछ करने का मन है। मैं आपकी तरह अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगी। घर का माहौल अब पहले से बिल्कुल अलग था। रिश्तों में ताने नहीं बल्कि सहयोग था। और साक्षी वह अब सिर्फ नौकरी छोड़ चुकी बहू नहीं थी, बल्कि पूरे घर की आत्मा बन चुकी थी, बल्कि आत्मसम्मान से जीने वाली और अपने सपनों को नए रास्ते पर ले जाने वाली औरत है। 6 महीने धीरे धीरे बीत गए। इस दौरान घर का हर कोना बदल चुका था। जहाँ पहले हर बात पर ताने और बड़बड़ाहट होती थी, वहाँ अब मिलजुल कर काम करने की आदत पड़ गई थी। नेहा अब सिर्फ मोबाइल और दोस्तों तक सीमित नहीं रही। वह घर के छोटे छोटे काम खुद करने लगी थी और कई बार आरव की पढ़ाई में भी मदद करती। उर्मिला देवी भी पहले जैसी सख्त और हुक्म देने वाली नहीं रही, बल्कि अब हर काम में बहू की राय लेती। साक्षी ने इस दौरान अपने लिए नया रास्ता बना लिया था। उसने घर से भी ऑनलाइन काम शुरू किया और धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। कई अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स उससे जुड़ गए। दिन में वह घर और बच्चों को समय देती और रात को काम करती। उसकी मेहनत ने न सिर्फ उसे आत्मविश्वास दिया, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बना दी। 6 महीने बाद जब करण वापस आया तो उसने जैसे ही घर में कदम रखा, उसे लगा कि यह वही घर नहीं है जिसे वह छोड़कर गया था। आंगन में तुलसी के पास रखी कुर्सी पर माँ मुस्कुरा रही थी, आरव अपनी बुआ के साथ खेल रहा था और साक्षी लैपटॉप पर बैठी किसी क्लाइंट से वीडियो कॉल कर रही थी। करण ने हैरानी से कहा, यह सब इतना बदलाव कैसे? माँ ने गर्व से कहा, तेरी पत्नी ने हमें जीना सिखा दिया बेटा। हमने हमेशा इसे सिर्फ काम करने वाली समझा, लेकिन आज समझ आया यह घर की जान है। इसने हमें बराबरी का असली मतलब सिखाया। करण ने साक्षी के पास जाकर धीरे से कहा, साक्षी, मैं सच कहता हूँ, आज तुम्हें देखकर मुझे शर्म आ रही है। जब तुम मेरे साथ नौकरी और घर दोनों संभाल रही थी तब मैंने कभी तुम्हारा दर्द नहीं समझा, लेकिन अब तुमने साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो अकेले भी घर और काम दोनों संभाल सकती है। मैं तुम पर गर्व करता हूँ। साक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, करण, मैंने कभी अकेले नहीं संभाला। इस बार घर वालों ने मेरा साथ दिया, तभी वह संभव हुआ। और हाँ, तुम पर भी मुझे गर्व है कि तुमने मुझे खुद बनने का मौका दिया। आरव दौड़कर आया और बोला, पापा, अब हमारी मम्मा सबकी हीरो बन गई है। कॉलेज वाले भी कहते हैं कि मेरी बुआ कितनी स्मार्ट है। सब हंस पड़े। उस शाम जब पूरा परिवार साथ बैठा तो माहौल पहले जैसा नहीं था। अब न ताने थे न बोझ। अब हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता था।
और साक्षी का सम्मान करता था। करण ने धीरे से कहा, साक्षी, अब अगर तुम चाहो तो फिर से बाहर जाकर नौकरी कर सकती हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। साक्षी ने शांत स्वर में कहा, नौकरी करूँ या घर से काम, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ है आप सबका सम्मान और बराबरी। पूरा घर तालियों और हंसी से गूंज उठा। करण की वापसी के कुछ ही हफ्तों बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर में हंसी खुशी थी। साक्षी का ऑनलाइन काम अच्छा चल रहा था और आरव भी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। लेकिन अचानक एक ऐसा मूड आया जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। एक शाम करण घर आया तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। खाना खाते समय उसने गंभीर स्वर में कहा, माँ, साक्षी, मुझे कुछ बताना है। हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट जिसमें मैं विदेश गया था वह बीच में ही बंद हो गया। कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और कई कर्मचारियों की छंटनी हो रही है। मुझे भी नोटिस मिल गया है। सिर्फ 2 महीने का टाइम है। यह सुनकर उर्मिला देवी के हाथ से चम्मच गिर पड़ा। उन्होंने घबरा कर कहा, बेटा, अब ईएमआई, दवाइयाँ, स्कूल की फीस, यह सब कैसे होगा? घर का खर्चा तो तुम्हारी नौकरी से ही चलता था। नेहा भी सन्न रह गई और आरव मासूमियत से पापा को देखने लगा। करण ने सिर झुका लिया। मैंने कोशिश की है दूसरी कंपनियों में अप्लाई करने की, लेकिन जॉब मिलने में वक्त लगेगा। पूरा माहौल भारी हो गया। तभी साक्षी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, घबराइए मत। करण, तुम भी परेशान मत हो। मैंने पहले ही सोचा था कि ज़िंदगी कभी भी परीक्षा ले सकती है। इसी वजह से मैंने अपना काम घर से शुरू किया। आज मेरे पास 3 बड़े क्लाइंट्स हैं और अगले महीने 2 नए प्रोजेक्ट जुड़ने वाले हैं। हमारी आमदनी थोड़ी कम सही, लेकिन घर के सारे खर्च चल जाएंगे। उर्मिला देवी ने हैरानी से कहा, सच बहू, तू अकेले इतना सब कर लेगी? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ जी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। इस बार पूरा घर मेरे साथ है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आत्मसम्मान के साथ जीना सीख लिया है। अब घर की औरत ठान ले तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता मिल ही जाता है। करण की आंखें भर आई। उसने कहा, साक्षी, आज अगर तुमने अपना काम शुरू न किया होता तो हम सब सच में टूट जाते। तुमने न सिर्फ घर संभाला बल्कि संकट में भी सहारा दिया। अब मुझे पूरा भरोसा है कि हम मिलकर हर मुश्किल से निकल जाएंगे। आरव ने मासूमियत से कहा, पापा, मेरी मम्मा सुपर वुमन है। जब सबकी आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। संकट के इन दिनों में ही साक्षी को एक बड़ा ऑफर मिला। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने उसे फुल टाइम रिमोट वर्क का मौका दिया। अब सवाल था, क्या साक्षी यह ऑफर स्वीकार करेगी, घर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, या फिर पुराने डर और जिम्मेदारियों में उलझ जाएगी? संकट के कुछ ही दिनों बाद साक्षी के लैपटॉप पर एक मेल आया। मेल खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। यह मेल एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का था जिसमें उसे फुल टाइम रिमोट वर्क का ऑफर दिया गया था। पैकेज इतना अच्छा था कि अगर वह यह जॉब ले लेती तो घर के सभी खर्च न सिर्फ आराम से निकलते बल्कि बचत भी हो सकती थी। शाम को जब सब खाने की मेज पर बैठे तो साक्षी ने धीरे से कहा, माँ जी, करण, मुझे आज एक ऑफर मिला है। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी चाहती है कि मैं उनके लिए घर में काम करूं। पैकेज अच्छा है और काम भी मेरी स्किल्स के हिसाब से है, लेकिन इसके लिए मुझे रोज कम से कम 8 घंटे पूरे देने होंगे। यह सुनते ही उर्मिला देवी थोड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, बहू, तू फिर से वही चक्कर में मत पड़ जाना। पहले भी ऑफिस और घर दोनों में पिसती रही। अगर फिर से सब बोझ तूने अकेले उठाया तो तेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। करण ने तुरंत कहा, माँ, इस बार सब कुछ अलग है। पहले घर का सारा बोझ साक्षी के ऊपर था, लेकिन अब हम सब मिलकर काम करेंगे। अगर साक्षी को यह मौका मिला तो उसे जरूर लेना चाहिए। नेहा भी बोली, हाँ भाभी, आप ये ऑफर जरूर स्वीकार करो। मैं घर के सारे छोटे मोटे काम कर दूंगी, खाना बनाने में भी मदद करूंगी। आप बस अपने सपनों को पूरा कीजिए। उर्मिला देवी चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और गर्व दोनों झलक रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, मैं बूढ़ी हूँ, सोच पुरानी है। मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं तू फिर से टूट न जाए, लेकिन अब देख रही हूँ कि तू सच में मजबूत हो चुकी। अगर तूने ठान लिया है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। साक्षी की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ जी, इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। इस बार पूरा घर मेरे साथ है। मैं काम भी करूँगी और घर भी संभालूंगी, लेकिन घर संभालने का मतलब यह होगा कि सब मिलकर करेंगे, ना कि मैं अकेली।
करण ने मुस्कुराकर कहा, तो तय हो गया। कल से तुम यह ऑफर स्वीकार कर लो और याद रखना, अब मैं सिर्फ खर्चे चलाने वाला पति नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा साथी भी हूँ। अगले ही दिन साक्षी ने कंपनी को हाँ कर दी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था बल्कि आत्मविश्वास था। पर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि रिमोट वर्क का मतलब था लंबी मीटिंग्स, टाइमलाइन और डेडलाइन। सवाल यह था, क्या परिवार अपने वादे पर टिकेगा या धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी फिर से साक्षी पर आ जाएगी। अगले हफ्ते से साक्षी ने अपनी नई नौकरी शुरू कर दी। सुबह का वक्त अब और भी व्यस्त हो गया था। पहले उसे नाश्ता और आरव का टिफिन बनाना पड़ता, फिर ठीक 9 बजे लैपटॉप पर बैठना होता। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी होने के कारण रोज ऑनलाइन मीटिंग्स और कड़े डेडलाइन होते। पहले ही दिन जब साक्षी मीटिंग में थी, तभी किचन से उर्मिला देवी ने आवाज लगाई, बहू गैस पर दूध उबल रहा है, देख ले। साक्षी ने इशारे से करण को भेजा और करण तुरंत जाकर दूध उतार लाया। उसने माँ से कहा, माँ अब साक्षी ऑफिस के काम में है, आपने ही कहा था कि सब मिलकर काम करेंगे, तो यह मेरी ड्यूटी है। उर्मिला देवी चुप रही, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। नेहा भी बदल चुकी थी। सुबह अपने कपड़े खुद धो लेती और कभी कभी आरव का बैग भी तैयार कर देती। जब साक्षी मीटिंग में होती तो नेहा स्कूल से लौटे आरव को खाना परोस देती। आरव मासूमियत से कहता, पापा बुआ बहुत अच्छी हो गई है। साक्षी को महसूस हुआ कि उसका डर बेवजह था। इस बार सच में सब उसका साथ निभा रहे थे, लेकिन असली चुनौती शाम को आती, जब ऑफिस का काम देर तक खींच जाता और घर में इंतजार होता। एक दिन उर्मिला देवी ने ताना मार दिया, बहू तूने कहा था सब संभाल लेगी, लेकिन देख घर के काम वैसे ही पड़े रहते हैं। साक्षी थकी हुई थी, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर कहा, माँ जी मैंने कहा था सब मिलकर संभालेंगे। अगर मैं थक गई हूँ तो इसका मतलब घर टूटा नहीं, बल्कि अब सबको साथ हाथ बंटाना होगा। करण ने तुरंत कहा, माँ साक्षी ठीक कह रही है, मैंने आज बर्तन धो दी और नेहा ने सब्जी काट ली है, अब खाना भी हम बना लेंगे। उर्मिला देवी को पहली बार एहसास हुआ कि अब घर की परिभाषा सचमुच बदल गई है। धीरे धीरे साक्षी का काम जमने लगा। क्लाइंट्स तारीफ के मेल भेजते। एक दिन बॉस ने मीटिंग में कहा, साक्षी तुम्हारा काम हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर है, हमें गर्व है कि तुम हमारी टीम का हिस्सा हो। साक्षी की आंखें नम हो गई। उसने सोचा, पहले नौकरी छोड़ना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब घर और नौकरी दोनों संभालना मेरी ताकत है। फर्क बस इतना है, इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब उसी हफ्ते कंपनी ने घोषणा की कि साक्षी को प्रमोशन के साथ टीम लीड बना दिया गया। अब उसे और ज़्यादा काम करना होगा और कई बार देर रात तक मीटिंग लेनी पड़ेगी। यह सुनकर घर में फिर से चिंता की लहर दौड़ गई। उर्मिला देवी ने कहा, बहू यह तो और ज़्यादा बोझ है, कहीं फिर से पहले जैसा हाल ना हो जाए। साक्षी ने मेल देखा, उसकी धड़कनें तेज हो गई। पैकेज शानदार था, नाम और पहचान और भी बड़ी हो जाती, लेकिन जिम्मेदारी और बोझ दो गुना। शाम को जब वह खाना परोस रही थी, करण ने पूछा, तो साक्षी क्या सोच रही हो, यह प्रमोशन बड़ा मौका है। साक्षी ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ यह मौका सच में बड़ा है, लेकिन इसके साथ समय की मांग भी बड़ी है। डर है कि कहीं फिर से पहले जैसी हालत ना हो जाए। उर्मिला देवी ने चिंतित स्वर में कहा, बहू मैं यही कह रही थी, यह प्रमोशन जितना सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ही तुझे थका देगा। पहले एक बार नौकरी के बोझ ने तुझे तोड़ दिया था, मैं नहीं चाहती कि तू फिर से टूटे। नेहा बीच में कूद पड़ी, माँ अब की बार हालत अलग है, अब भाभी अकेली नहीं है, मैं भी घर के कामों में मदद करूंगी, आप बस चिंता छोड़ दीजिए। करण ने दृढ़ स्वर में कहा, साक्षी मुझे पता है यह आसान नहीं है, लेकिन इस बार मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अगर रात देर मीटिंग करनी है तो मैं आरव को होमवर्क करा दूंगा, अगर सुबह जल्दी उठना है तो मैं नाश्ता बनाने में हाथ बटा दूंगा, तुम बस इस मौके को जाने मत दो। साक्षी की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, मैंने हमेशा यही चाहता कि मेरे सपनों में मेरा परिवार भी मेरे साथी बने। अगर आप सबका साथ सचमुच है तो मैं इस प्रमोशन को मना नहीं करूंगी, लेकिन एक शर्त है। सबने एक साथ पूछा, कौन सी शर्त? साक्षी मुस्कुराकर बोली, घर अब भी मेरा अकेला का नहीं, घर अब हम सबका है, काम बांटे जाएंगे, जिम्मेदारियां बांटी जाएगी, तभी मैं ये प्रमोशन स्वीकार करूंगी। उर्मिला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बहू तू सच कहती है, मुझे मानना होगा कि अब जमाना बदल चुका है। पहले मुझे लगता था कि घर सिर्फ बहू के कंधों पर टिकता है, लेकिन अब समझ आया कि घर तो मिलकर चलाने से ही सच में घर बनता है। तू यह प्रमोशन ले ले, मेरी दुआएं तेरे साथ है। उस रात साक्षी छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। उसे लगा जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए हो, लेकिन उसके भीतर एक सवाल अभी भी था, क्या सब सचमुच हमेशा मेरा साथ निभाएंगे या यह बदलाव वक्ती है।
प्रमोशन स्वीकार करने के बाद साक्षी की जिंदगी का नया सफर शुरू हो गया। अब उसका काम पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। सुबह चलते हुए उठकर उसे घर के काम भी संभालने होते और ठीक 9 बजे लैपटॉप पर बैठना अनिवार्य था। कंपनी के बड़े क्लाइंट से जुड़ने की वजह से देर रात तक भी मीटिंग्स होती। शुरुआत में कुछ दिन सबने उसका साथ निभाया। करण ने सचमुच आरव का होमवर्क करवाया, कई बार नाश्ता भी खुद बना लिया। नेहा ने बर्तन धो दिए और कपड़े धूप में डालने लगी। उर्मिला देवी ने कई बार कहा, बहू तू काम कर, यह काम मैं देख लूंगी। लेकिन वक्त बीतने के साथ धीरे धीरे पुराने हालात लौटने लगे। एक शाम जब साक्षी की मीटिंग्स खींच हो गई तो उर्मिला देवी ने झुंझलाकर कहा, बहू खाना अब तक क्यों नहीं बना? घर का काम भी कोई काम होता है कि नहीं? नेहा ने उस दिन दोस्तों के साथ बाहर जाने का बहाना बना लिया और बर्तन वैसे ही पड़े रह गए। करण भी ऑफिस से थका हारा लौटा तो बोला, साक्षी देखो मैं सचमुच थका हुआ हूँ, अगर चाय तुम बना दोगी तो अच्छा लगेगा। साक्षी ने उसकी ओर देखा और मन में ही मन सोचा, यह वही करण है जिसने वादा किया था कि मेरे साथ हर काम बांटेगा, लेकिन वादे कितने दिनों तक निभते हैं। उस रात सो गए साक्षी अकेली छत पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, क्या मैं फिर उसी जगह लौट रही हूँ जहाँ से मैंने नौकरी छोड़ दी थी? क्या यह बराबरी और संयोग सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा था? अगर ऐसा हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। लेकिन उसी वक्त आरव उसके पास आए। उसने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मा रो मत, मैं आपकी मदद करूंगा। कल से बर्तन मैं धो दूंगा और अपना होमवर्क खुद करूंगा। आप बस अपना काम अच्छे से करना। साक्षी की आंखें भर आई। उसने बेटे को गले लगा लिया और सोचा, अगर मेरा बच्चा समझ सकता है तो बड़े क्यों नहीं समझते। अब वक्त है कि मैं सबको फिर से याद दिलाऊं कि वादे निभाना क्या होता है। अगले दिन सुबह उसने नाश्ते की मेज पर सबको बिठाया और सख्त आवाज में कहा, माँ जी, करण, नेहा, आप सबने मुझसे वादा किया था कि अब घर सिर्फ मेरा नहीं रहेगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे सब फिर पुराने डर्रे पर लौट रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये प्रमोशन छोड़ दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर मैं पीछे हटी तो हर हार सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे घर की होगी। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। करण ने सिर झुका लिया। नेहा को शर्म आई। उर्मिला देवी ने भी गहरी सांस लेकर कहा, बहू तू सही कह रही, हमें सच में अपनी आदतें बदलनी होगी। अब की बार वादा है कि हम सच में तेरा साथ देंगे, चाहे जैसे हालात हो, तू अकेली नहीं पड़ेगी। साक्षी ने आंखों से आंसू पहुंचे और दृढ़ स्वर में, ठीक है माँ जी, तो अब ये घर सच में बराबरी से चलेगा और मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। दिन बीतते गए और साक्षी ने अपने प्रमोशन के साथ पूरी मेहनत से काम शुरू कर दिया। इस बार उसने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हो, वह ना टूटेगी और ना ही हार मानेगी। घर वालों ने भी धीरे धीरे अपने वादे निभाने शुरू कर दिए। करण ने सुबह उठकर कई बार टिफिन पैक कर दिया। नेहा ने बर्तन और कपड़े संभालना सीख लिया। उर्मिला देवी ने भी घर के छोटे छोटे काम खुद करने शुरू कर दिए। साक्षी का प्रोजेक्ट धीरे धीरे कंपनी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। वह अपनी टीम को इस तरह लीड कर रही थी कि सब उसके काम के मुरीद हो गए। रात की मीटिंग्स, क्लाइंट्स के साथ बातचीत और हर डेडलाइन को समय से पूरा करना, इन सब ने उसे कंपनी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बना दिया। साक्षी की सफलता की गूंज अब सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं रही थी। मोहल्ले में, रिश्तेदारों में और यहाँ तक कि करण के ऑफिस तक भी यह खबर फैल गई थी कि शर्मा जी की बहू को इंटरनेशनल कंपनी से अवार्ड मिला है। जहां कुछ लोग सच्चे दिल से खुश थे, वहीं कई लोग के मन में जलन और ईर्ष्या घर कर गई थी। एक दिन उर्मिला देवी मंदिर से लौट रही थी, तभी पड़ोसन रुक्मणी बोली, अरे उर्मिला, तेरी बहू तो बड़ी होशियार निकली, अब तू भी मजे में होगी। बस बहू ही कमा ले, बेटे को क्या जरूरत। यह सुनकर उर्मिला देवी को चुभन हुई, लेकिन उन्होंने चुपचाप आगे बढ़ना ही सही समझा। कुछ दिन बाद रिश्तेदारी में शादी थी। वहाँ भी कुछ औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो देखो, यही है वो साक्षी, आजकल बहुएं घर की चौखट छोड़कर बाहर नाम कमा रही है, लेकिन पता नहीं इनके बच्चे और घर कैसे चलते होंगे। दूसरी ने जोड़ा, हाँ सुना है, घर का सारा काम अब उसका पति और ननद करते हैं। क्या जमाना आ गया है, औरतें घर की जिम्मेदारी छोड़कर मर्दों पर लाद देती है। यह बातें साक्षी ने भी सुनी। उसका दिल दुखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वापस आकर जब वह छत पर अकेली बैठी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, मैंने कितनी मेहनत से यह सब पाया और लोग अब भी यही सोचते हैं कि औरत अगर आगे बढ़े तो घर बिगड़ जाता है। क्या कभी कोई यह सोचेगा कि औरत घर और काम दोनों संभाल सकती है? बरसते उसे बराबरी का मौका मिले। तभी करण ने उसे देखा और पास आकर बोला, साक्षी, मैं जानता हूँ कि लोग बातें बनाएंगे, लेकिन सच ये है कि अब यह लोग तुमसे जलते हैं।
पहले तुझे नौकरानी समझते थे, अब तेरा सम्मान देकर उनकी आंखें चुंधिया गई है। उर्मिला देवी भी वहीं आ गई। उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, बहू तू परेशान मत हो, लोग तो भगवान को भी ताना मारते हैं। तेरी मेहनत और इज्जत पर किसी और की जुबान का असर नहीं होना चाहिए। आज तेरे कारण ही मेरा सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। पहले मुझे लगता था कि पड़ोस क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लेकिन अब मैं कहती हूँ मेरी बहू जैसी कोई नहीं। नेहा भी हंसते हुए बोली, भाभी जिन लोगों को ताने मारने की आदत है उन्हें ताने मारने दो। परसों ही कॉलेज में हमारे प्रोफेसर ने कहा कि औरतों को साक्षी जैसी हिम्मत करनी चाहिए। आप अब सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी रोल मॉडल हो। साक्षी की आंखों में चमक लौट आई। उसने सोचा, लोग चाहे जितनी बातें बना ले, लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ हो तो कोई भी औरत दुनिया का सामना कर सकती है। तो दोस्तों, औरत सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं होती, बल्कि वह पूरे परिवार की नींव और ताकत होती है। जब उसे सम्मान और बराबरी का स्थान मिलता है तो वही औरत पूरे परिवार की शान बन जाती है। लेकिन अगर उसे त्याग और मेहनत को अंदर नज़रअंदाज किया जाए तो सबसे बड़ा घर भी बिखर जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।